सो लेट्स कंटिन्यू ट्रांसफर प्राइसिंग। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस, हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था और क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग की नीड पड़ी इंडिया में। ओके, और उसके बाद क्या है, आर्म लेंथ प्राइस चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 92। ओके, उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या होती है। ओके, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब आज हम क्या करेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज देखेंगे। एसोसिएट एंटरप्राइज कब होगी, जब दो एंटरप्राइज के बीच में प्यार कब होगा, ये तो बताया था ना मैंने। जब दोनों एंटरप्राइज के बीच में क्या होगा, प्यार होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, सो देखो ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 92A। तो देखो क्या लिखा है इसमें, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सेक्शन क्या है, द टर्म एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज इज डिफाइंड इन सेक्शन 92 सबसेक्शन 1। Associated enterprises are those which are owned or controlled by same or common entity or person। और क्या एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब कौन सी एसोसिएट एंटरप्राइज है, जो किसी और सेम और कॉमन एंटिटी या पर्सन के थ्रू क्या की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है। तो दैट इज क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज। इट मीन दोनों के बीच में क्या है, जब प्यार है। ओके, इट मीन्स अगर एक है, एक कंपनी है, एक बी है। ओके, ये है यूएसए में और ये इंडिया में, क्या करती है, ये क्या है, ये अगर इसे क्या करती है, कंट्रोल करती है, कुछ कैसे भी कंट्रोल कर सकती है, मैनेजमेंट के थ्रू, एनी अदर के थ्रू। वही हम सीखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, अगर इसके कुछ कंपनी के डिसीजन अगर ये लेती है तो क्या वो एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगी। ओके, तो ये कंट्रोल का मतलब अगर इसके कुछ डिसीजन है, कौन लेता है, इसके डिसीजन, बी के डिसीजन को लेता है, ए लेता है तो क्या कंट्रोल की जा रही है ना ए के थ्रू, तो ये क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, अब इसमें देखो क्या लिखा, एसोसिएट एंटरप्राइज सेक्शन 92A सबसेक्शन 1। अब इसमें देखो क्या है, सबसेक्शन 1 की पहले दो कंडीशन है, क्या इसमें है, नंबर 1, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सीए फाइनल स्टडी मेट से पिक किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है, ब्रीफली दिया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, एन एंटरप्राइज विच पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी इन मैनेजमेंट ऑफ द अदर एंटरप्राइज, कंट्रोल और अदर एंटरप्राइज और कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइज। अब क्या है, अगर कोई भी कंपनी या एंटरप्राइज क्या करती है, वो किसी और एंटरप्राइज में क्या करती है, उसे मैनेजमेंट में कंट्रोल करती है, और क्या करती है, कंट्रोल और अदर एंटरप्राइज को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइज। कैपिटल मतलब यहाँ पर खुल के नहीं दिया, कैपिटल का मतलब कौन सी कैपिटल। ओके, कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइज। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, तो क्या लिखा है, वेयर ए लिमिटेड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बी लिमिटेड। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है तो ये क्या है, ये डायरेक्टली हो गया। ओके, और एंड बी लिमिटेड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सी मैनेजमेंट इन सी लिमिटेड। इन सच सिचुएशन ए लिमिटेड हैज डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बी बट हैज एन इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन मैनेजमेंट ऑफ सी लिमिटेड। इट मीन्स देखो क्या है, ये है ए ने इसमें डायरेक्टली क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, इसमें क्या डायरेक्टली पार्टिसिपेट है, बट अब यहाँ पर देखो, अब इस बी है, सी में क्या डायरेक्टली पार्टिसिपेट, इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रखा है। ओके, तो देखो ए ने इसको कंट्रोल कर रखा है, तो ये सी को कंट्रोल करती है, और ये क्या, ये इनडायरेक्टली क्या मानी जाएगी, ये दोनों भी क्या मानी जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। ओके, इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसके थ्रू, बी के थ्रू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसेक्शन 1 है ना 92A का, इसमें जो सेक्शन 92A सबसेक्शन 2 में ब्रीफली दिया है ना, डिफाइन कर रखा है, वैसे यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर ये भी नहीं बताया मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ओके, कंट्रोल और एंटरप्राइज। ठीक है, और इसमें देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इफ वन और मोर पर्सन पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट। ओके, तो ये जो ऊपर लिखा था वही नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और क्या लिखा, मैनेजमेंट ऑफ 2 डिफरेंट एंटरप्राइज, कंट्रोल ऑफ 2 डिफरेंट एंटरप्राइज, कैपिटल ऑफ 2 डिफरेंट एंटरप्राइज, देन those 2 enterprise are
एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो अब इसमें क्या, इसमें भी एग्जांपल क्या दिया, मिस्टर ए डायरेक्टली हैज कंट्रोल इन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड इन सच सिनेरियो। अब देखो इसका मतलब क्या बताया इसमें सेकंड पॉइंट में, देखो सेकंड पॉइंट में है ये ए लिमिटेड, इसने इसमें भी कंट्रोल कर रखा है, इसका कंट्रोल बी लिमिटेड में भी है और सी लिमिटेड में भी। ओके, सी लिमिटेड में भी। अब अगर इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ये क्या मानी जाएगी, ये भी एसोसिएट ए लिमिटेड के लिए क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। ये कैसे मानी जाएगी, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली ये टू का मतलब ये दिया है, टू कंट्रोल ऑफ टू डिफरेंट एंटरप्राइज, है ना। अगर देखो यहाँ पर दो डिफरेंट एंटरप्राइज को कंट्रोल कर लिया ना, ए लिमिटेड दो डिफरेंट एंटरप्राइज को यहाँ पर कर रही है कंट्रोल। तो यहाँ पर जो ये दोनों कोई बीच में अगर कोई क्या होता है ट्रांजेक्शन होता है तो उसे भी क्या मानेंगे, एसोसिएट, उसे भी एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे। ओके, तो ये इसका मतलब ये था यहाँ पर। ओके, अब अच्छे से समझना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 92 सबसेक्शन 2। ओके, अब देखो क्या लिखा, टू एंटरप्राइज आर डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज इफ दे फॉल अंडर एनी वन ऑफ मोर ऑफ द सिचुएशन कंटेन इन सेक्शन 92 सबसेक्शन 2। अगर इसमें से कोई भी ये सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, फॉल कर रही है, तो वो क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। ओके, और दिस सेक्शन प्रोवाइड 13 सच सिचुएशन, इसमें कितने सिचुएशन है, 13, which associate enterprise relation is deemed to be established. Two enterprise are deemed to be associate enterprise. If क्या है, अब इन दोनों में प्यार कम माना जाएगा जब दोनों में जो जितनी भी 13 कंडीशन है उसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्या मानेंगे कि इन दोनों के बीच में प्यार है। प्यार का मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज है दोनों हैं, और क्या कर सकती है, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकती है, प्राइस को फिक्स कर सकती है, ये अदर थिंग्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या हो, इंडिया में इनकम टैक्स कम देना पड़े, जिससे टैक्स पे कम हो। ओके, तो पहले हम इसे रफ कर लेंगे क्योंकि समझाना भी पड़ेगा आपको। देखो सेक्शन क्या, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 92 सबसेक्शन बी। इसमें फर्स्ट कंडीशन का लिखा एंटरप्राइज ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या, देखो सिचुएशन, वन एंटरप्राइज होल्ड 26% और मोर ऑफ वोटिंग पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अदर एंटरप्राइज। अगर दो क्या लिखा, अगर एक एंटरप्राइज होल्ड करती है कितने, 26% से ऊपर शेयर्स दूसरे एंटरप्राइज में, या तो डायरेक्टली भी हो सकता है आइदर इनडायरेक्टली भी हो सकता है, तो उसे क्या मानेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। अब यहाँ पर क्या देखो, इसमें देखो ये है ए लिमिटेड, ये है बी, पहले तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसने देखो कितने इसमें होल्ड कर रखे हैं, 40%। ओके, 40%, और इसने इसमें कितने होल्ड कर रखे हैं, सी में ये तो क्या हो गया, इसने इसमें शेयर होल्डिंग कितने कर रखे हैं, 40%, तो ये क्या एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब वही देखो, अब और इसमें कितने कर रखे हैं, 85% शेयर होल्डिंग कर रखी सी लिमिटेड में। ओके, तो इसका परसेंटेज निकालो तो कितना होगा, एक बार देखो, का करो, 85 का 40% करोगे तो कितना आएगा, 34% आ रहा है। अब ये क्या है, अगर इसका हम क्या करते हैं 40 इसका निकालते हैं कितना, 40%, तो कितना आ रहा है 35%। तो ये इनडायरेक्टली मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, ये क्या एसोसिएट एंटरप्राइज है किसकी, एक ही सी लिमिटेड जो कंपनी होगी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। ओके, दैट्स इट। तो ये था पहला क्वेश्चन, आई मीन पहली कंडीशन थी। तो इसमें देखो, इसमें भी एग्जांपल दिया है, एग्जांपल के ए लिमिटेड होल्ड 33% ऑफ वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड होल्ड वोटिंग पावर इन सी लिमिटेड 80%, है ना। तो इसमें देखो, इन द अबव सिचुएशन ए लिमिटेड होल्ड 26% मोर। अब यहाँ देखो 26% मोर होल्ड कर रखा है किसमें, बी लिमिटेड में, तो ये डायरेक्टली क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। उसके और
वोटिंग पावर ऑफ बी लिमिटेड डायरेक्टली एंड सी लिमिटेड क्या है इनडायरेक्टली, और सी लिमिटेड क्या है इनडायरेक्टली होल्ड कर रखा है। तो इसका देखो इसमें दिया 80% का 33% निकालोगे तो कितना आएगा, 33% निकालोगे तो 26% से ऊपर आ रहा है 26.4। तो ये इनडायरेक्टली मानी जाएगी कौन सी, सी लिमिटेड मानी जाएगी ए लिमिटेड की एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, अब इसके बाद देखो सबस्टांशियल वोटिंग पावर, सेकेंड कंडीशन, सबस्टांशियल वोटिंग पावर इन टू एंटिटीज कॉमन पर्सन। ओके, सबस्टांशियल वोटिंग पावर, ठीक चलेगा। एनी पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड 26% और मोर वोटिंग पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ईच ऑफ टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस। ओके, अब देखो क्या है, अगर कोई एंटरप्राइज क्या दो कंपनीज में, दो एंटरप्राइज में क्या अलग डिफरेंट क्या होल्ड कर रखी है 26% से ऊपर, तो उसमें जो दोनों कंपनी तो क्या है डायरेक्टली मानी जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो सेकंड पॉइंट के लिए क्या बोला इसमें, देखो जैसे ये है ए, ठीक है, ए ने बी में भी होल्ड कर रखे हैं, कितने बी में होल्ड कर रखे हैं 30% और सी में भी होल्ड कर रखे हैं कितने 25 तो कम हो गया ना, इसमें ले लीजिए 28%। तो ये दोनों देखो 26% ऊपर है ना वोटिंग पावर, वोटिंग शेयर होल्डिंग, तो इसे क्या मानेंगे, ये दोनों तो डायरेक्टली एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। अब इसमें क्या अगर, और इसमें क्या, और ये दोनों ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसे भी क्या मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे, ये डायरेक्टली हो गया। तो ये बताया है हमने। ठीक, तो इसके बाद देखो क्या लिखा है थर्ड कंडीशन में, देखो क्या थर्ड है एडवांसिंग ऑफ सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी। अगर कोई एडवांस दिया है क्या, एन एंटरप्राइज एडवांस लोन टू अदर एंटरप्राइज ऑफ अमाउंट ऑफ 51% और मोर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट और टोटल अदर एंटरप्राइज। क्या है, अगर एक कंपनी एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को 50% ऑफ क्या दे देती है, 51% से ऊपर का लोन दे देती है, किसका 51%, किसका 51% और मोर ऑफ टोटल असेट्स ऑफ एंटरप्राइज। ओके, इसमें देखो ए है, ए बी है, ओके, इसकी टोटल असेट्स कितनी है 100 लाख। ओके, और इसने क्या दिया है, इसने इसे लोन कितने का दे दिया 52 लाख का लोन दे दिया। लोन देखो ये कितना है, अब देखो 51% कितना है, अब इसे परसेंटेज में निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, टोटल असेट्स का परसेंटेज में निकालो लोन का 52 अपॉन में 100 इंटू में 100, तो कितना आ गया 52%। तो ये 51% से ज्यादा है, तो ये इसे क्या मानेंगे, इन दोनों को मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। इट मीन्स अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को 51% या उससे ऊपर क्या दे देती है, लोन प्रोवाइड करती है, तो उसे भी क्या मानेंगे, और उस 51% किसका होना चाहिए, टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट्स के ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो उसे क्या मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो इसमें देखो क्या लिखा है, बुक वैल्यू टोटल असेट्स ऑफ वाई लिमिटेड 100 करोड़, एक्स लिमिटेड एडवांस लोन 60 करोड़ टू बाय, और एक्स लिमिटेड ने कितना 60 करोड़ दिया है, 60 करोड़ रुपए का एडवांस लोन दिया, तो ये 60% हो रहा है ना, 60% हो रहा है तो क्या हो जाएगी, एक एसोसिएट एंटरप्राइज होगी। ओके, अब ऐसे देख लो, भाई को पैसे नहीं दे आज के दिन में, तो अब यहाँ तो कंपनी को पैसे दे सकती है, ऐसे कुछ तो इन दोनों के बीच में होगा ना, तभी तो देगी, है ना। तो हम ऐसे सोच सकते हैं, तो अगर वही है ना 51% है, अगर ऊपर का लोन दिया है तो उसे क्या मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज, और लोन किससे ज्यादा होना चाहिए, टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट्स के ज्यादा होने चाहिए 51%। उसके बाद करेगा गारंटिंग एंड बोरोइंग। अब क्या इसमें देखो गारंटिंग और बोरोइंग मतलब वन एंटरप्राइज गारंटी 10% और मोर ऑफ टोटल बोरोइंग ऑफ अदर एंटरप्राइज। अब देखो गारंटी का मतलब क्या है, अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को क्या दे देती है, गारंटी देती है कि अगर इसने लोन नहीं दिया तो मैं उसके ब्याह पे मैं दे दूंगा। ओके, तो वो कितना है 10% ऑफ मोर किसका होना चाहिए, टोटल बोरिंग का। टोटल बोरिंग का मतलब जैसे इसमें देखो लिखा पी इंक हैज टोटल ऑफ $1 मिलियन फ्रॉम XY लिमिटेड XY बैंक ऑफ अमेरिका। ओके, आउट ऑफ दैट ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी गारंटी 20% ऑफ टोटल बोरोइंग इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय पी। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, $1 मिलियन का क्या है
फ्रॉम एक्स बाई बैंक ऑफ अमेरिका से क्या लोन ले रखा है पी इंक ने, और आउट ऑफ ए लिमिटेड इंडियन कंपनी उसने गारंटी 20% की दी है। उसकी जो टोटल लाइबिलिटी है उसके 20% की इंडिया की कंपनी है बाई लिमिटेड, उसने क्या ए लिमिटेड है उसने क्या की गारंटी दी है, और इसे डिफॉल्ट अपडेट 20% कितना है ज्यादा हो गया ना, तो इसे क्या मानेंगे एसोसिएट इंडस्ट्राइज। 10% ज्यादा है ना। और ऐसे ही सोच लो आज भाई भाई को गारंटी नहीं देता है किसी चीज की, है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ कंपनी एक दूसरी कंपनी को क्या दे रही गारंटी दे रही है, तो यहाँ पर कोई रीजन तो होगा, सोचने वाली बात है। सो अब नेक्स्ट देखो अपॉइंटमेंट ऑफ मेजोरिटी डायरेक्टर्स ऑफ अदर एंटरप्राइज, और इसमें क्या है पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद समझा दूंगा। ओके, सो देखो क्या लिखा, वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ अदर क्या लिखा ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ अदर एंटरप्राइज। और क्या अगर एक कंपनी एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के मोर देन कितना ले लेती है, हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन और मोर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उसे क्या कर लेती है अपनी कंपनी में अपॉइंट करती है। ओके, आप देखो ऐसा कब हो सकता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर कर लेगी हाफ से ज्यादा, तो क्या करेगी, तो कंपनी दूसरी कंपनी को भी क्या करेगी कंट्रोल करने लग जाएगी, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे यहाँ पर, तो इसे क्या मानेंगे, इसे भी बोलेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और इसमें लिखा है देखो एग्जाम्पल में क्या, एक्स लिमिटेड हैज 15 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड। ओके, एक्स लिमिटेड में कितने डायरेक्टर हैं, 15 डायरेक्टर्स हैं, आउट ऑफ दैट वाई लिमिटेड हैज अपॉइंटेड 8 डायरेक्टर्स, और उसमें से 8 डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया वाई लिमिटेड ने। इन सच केस एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड टीम एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएंगी। ओके, तो यही था आंसर। अब उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट एंटरप्राइज बाय सेम पर्सन। अब दूसरी क्या देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ मेजोरिटी डायरेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट एंटरप्राइज बाय सेम पर्सन। अगर एक ही पर्सन 2 डिफरेंट एंटरप्राइज के क्या करती है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है मेजोरिटी में। ओके, अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, तो उसे भी क्या मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। इसमें देखो मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर और मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ ईच ऑफ 2 एंटरप्राइज चलेगा अपॉइंटेड बाय द सेम पर्सन। ओके, एक ही पर्सन के द्वारा 2 डिफरेंट एंटरप्राइज में हाफ से मोर देन हाफ जो क्या करती है एंटरप्राइज अपॉइंट करती है, तो क्या मानेंगे, उसे भी मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। इट मीन्स देखो ए ने बी के भी कितने हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, सी के भी किए हैं 1 हाफ, इसके भी 1 हाफ कर दिए। ओके, तो अब ये दोनों ये डायरेक्टली होगी। ओके, अब इन दोनों को भी क्या मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे, अगर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके, वही देखो इसका एग्जांपल भी देखो, मिस्टर ए अपॉइंट 9 डायरेक्टर आउट ऑफ 15 डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड अपॉइंट 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड के 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। इन सच केस सिंस अ कॉमन पर्सन Mr. A appoint more than half of the director and appoint 2 executive director. X limited or both X और Y limited are deemed to be associate enterprise, और ये क्या मान जाएंगी associate enterprise मानी जाएंगी। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, डिपेंडेंस क्या लिखा, डिपेंडेंस ऑन इंटेंजिबल, अगर इंटेंजिबल क्या लिखा, विद रिस्पेक्ट विच अदर एंटरप्राइज हैज एक्सक्लूसिव राइट। ओके, अब देखो पहले पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, ब्रीफली पढ़ो। द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स ऑफ आर्टिकल ऑफ बिजनेस कैरिड बाय द एंटरप्राइज होल्ली डिपेंड में 100% किसी और पर डिपेंड है, लाइक ऑन द नो हाउ, और क्या है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर और एनी डाटा documentation, drawing and specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process of such
ऑफ विच द अदर एंटिटी इज द ओनर और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द अदर एंटरप्राइज इज एक्सक्लूसिव राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो पहले ध्यान सुनना है क्या। ये है हीरो, ये होंडा, ओके। ये है इंडियन, हीरो इंडियन कंपनी है और ये किसकी है, जापान की कंपनी, जापान की, ओके। एग्जाम्पल क्या समझा रहा हूं। अब देखो हीरो पहले क्या बनाती थी, साइकिल बनाती थी, ओके। अब इसने क्या, अब ये होंडा ने क्या किया, इसे नो हाउ देना दिया। नो हाउ मतलब, नो हाउ का मतलब क्या था कि किसी चीज को कैसे बनाते हैं, यूज करेंगे, फॉर्मूला, ओके। नो हाउ, ओके। नो हाउ ले लो या पेटेंट या गुड्स ले लो। तो इसने सजेस्ट किया, इसे क्या नो हाउ दिया, नो हाउ, ओके। कि अब ये क्या बनाती थी, ये व्हीकल्स बनाती थी, ये गाड़ियां बनाती थी, व्हीकल्स, ओके। ये व्हीकल्स बनाती थी और ये फिर साइकिल बनाती थी। अब इसने इसे नो हाउ दिया, तो इनके बीच में क्या ये क्या है, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएंगी, क्योंकि इसने क्या दिया, नो हाउ दिया। तो ये क्या कर सकती है, इसे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि इसने नो हाउ दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसे बताएगी कि गाड़ियां इंडिया में कैसे तुम्हें बनानी है, ओके। तो नो हाउ मीन्स क्या हो गया, तो अगर एक पेटेंट देते हैं फ्री में, या फ्री में पैसे भी ले लो, या राइट्स की इसकी यूज करते हैं, कॉपी राइट्स हो गया, एनी अदर थिंग, तो इसे क्या मानेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे, ओके। इट मीन्स इसका मतलब यही है यहाँ पर, ओके। और क्या है, ये 100% ये किस पे डिपेंड है, 100% किसपे, होंडा पे डिपेंड है। तो होंडा पे डिपेंड है, तो होंडा के साथ होंडा क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है इसे, इसका मैनेजमेंट भी कंट्रोल कर सकती है, इसके डिसीजन में भी पार्ट ले सकती है। वो डिसीजन जो ये बोलेगी वही ये करेगी, तो ये कंट्रोल कर रही है ना होंडा। तो ये क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज, ओके। और उसका नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय अदर एंटरप्राइज। अगर अदर एंटरप्राइज सप्लाई करते हैं कोई रॉ मटेरियल, अगर वो रॉ मटेरियल किससे 90% से ज्यादा एक ही एंटरप्राइज से परचेज करते हैं, तो डिपेंड है ना, 90% डिपेंड है उसके ऊपर, तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ओके। प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, और भी है ना मैनी थिंग। तो क्या इसे भी मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। तो क्या लिखा, 90% और मोर रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग of goods or article or business carried out by one enterprise or supplied by the other enterprise or by person specified the other enterprise where the price and other condition related to the supply and influenced by such other enterprise। अब जो सप्लाई करेगी वो क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है दूसरी कंपनी में। तो यहाँ पर क्या, अगर 90% या उससे ज्यादा का क्या रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही एंटिटी से परचेज करती है कंपनी, ठीक है, तो उसे भी क्या मानेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे, ओके। अब नेक्स्ट जो क्या है, डिपेंडेंस ऑन सेल्स। अब डिपेंडेंस ऑन सेल्स का मतलब क्या है, द गुड्स एंड आर्टिकल मैन्युफैक्चर और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज और पर्सन स्पेसिफाइड बाय द अदर एंटरप्राइज और प्राइस और अदर कंडीशन रिलेटिंग टू देयर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच अदर एंटरप्राइज। अब एक एंटरप्राइज क्या दूसरी एंटरप्राइज पे सेल पर डिपेंड हो रही है, ओके। तो उसे भी क्या मानेंगे, वहां पर जो डिपेंड है, तो क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वहां पर, तो इन्फ्लुएंस करेगी तो क्या वो भी एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी, ओके। और उसके बाद क्या है, कंट्रोल बाय कॉमन इंडिविजुअल। कंट्रोल बाय कॉमन इंडिविजुअल, अभी से पढ़ो करेगा, वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल और अदर एंटरप्राइज इज ऑल्सो कंट्रोल बाय सच इंडिविजुअल और हिज रिलेटिव और जॉइंटली और इंडिविजुअली एंड हिज रिलेटिव्स। क्या है, अगर एक एंटरप्राइज कंट्रोल की जाती है किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू और अदर एंटरप्राइज ऑल्सो कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और हिज रिलेटिव, तो उसे भी क्या मानेंगे। अब दोनों क्या है, देखो ये बी है, ये ए है, बी है, ये एक इंडिविजुअल के थ्रू कंट्रोल हो रही है और ये क्या उसकी इंडिविजुअल के थ्रू कंट्रोल हो रही है, उसी इंडिविजुअल के थ्रू या उसके रिलेटिव के थ्रू कंट्रोल हो रही है, तो दोनों क्या मानेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज मानेंगे। अब रिलेटिव है तो उसका जान पहचान है, तो भी यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल भी हो सकता है ना।
तो यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर रिलेटिव, मिस्टर ए हैज कंट्रोल इन एक्स लिमिटेड और मिस्टर बी हैज कंट्रोल ओवर वाई लिमिटेड, देयर बोथ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड विल बी डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। वही मैंने भी समझाया था ना, वही मानेंगे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल बाय एचयूएफ और मेंबर देयरऑफ। तो पहले से रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अब एक दो और रहेगा इसमें पॉइंट्स। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ओवर एंड आउट। देखो, कंट्रोल बाय एचयूएफ और मेंबर देयरऑफ, इट मीन्स, पहले पढ़ लो, इसे रीड करो, वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एचयूएफ, इट मीन्स वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एचयूएफ एंड अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय अ मेंबर ऑफ सच एचयूएफ एंड क्या लिखा है, बाय और बाय रिलेटिव ऑफ अ मेंबर of such HUF or jointly or such member and his relative। ओके, तो इसमें लिखा है क्या, देखो ये है HUF। HUF कौन होता है, ये करता होता है, ये फैमिली का, इसने ए लिमिटेड को कंट्रोल कर रखा है, इसमें कंट्रोल है इसका। ओके, अब यहाँ पर क्या है, या तो उसका इस HUF के जो भी फैमिली का जो मेंबर है, या तो इसका मेंबर और कौन, या इसका कोई रिलेटिव, ये या क्या है, ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। ओके, और इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, अलग अलग। इन्होंने कंट्रोल कर रखा है किसे, बी लिमिटेड को। ओके, तो ये क्या मानी जाएगी, तो ये दोनों क्या मानी जाएंगे, ये दोनों तो क्या है, ये इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये देखो, ये तो एचयूएफ का मेंबर है और क्या इसका रिलेटिव भी है, या तो रिलेटिव है, तो ये दोनों क्या कंपनी मानी जाएंगी, ये दोनों मानी जाएंगी एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएंगी। ओके, अगर कोई कंपनी किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, एचयूएफ के द्वारा, और अदर कंपनी या एंटरप्राइज या एंटिटी किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, वो हो रही है सच एचयूएफ के मेंबर और क्या सच एचयूएफ का कोई रिलेटिव कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों कंपनी क्या मानी जाएगी, दोनों कंपनी मानी जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और क्या, इंटरेस्ट इन अ फर्म एओपीएस और बीओआई, एसोसिएट ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फर्म, क्या लिखा, वेयर वन एंटरप्राइज इज अ फर्म एओपी और बीओआई, the other enterprise hold 10% or more interest in the firm AOI के फर्म और EOPS और BOI। अब देखो, इसका मतलब है अगर कोई फर्म क्या है, या फर्म है, या EOP हो, या AOP है, या BOI है, और अदर एंटरप्राइज उसमें होल्ड, उसका इंटरेस्ट कितना है, 10% और मोर इंटरेस्ट है, होल्ड कर रखा है उसमें, तो वो भी क्या मान जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी, डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो क्या है, अब नेक्स्ट देखो, लास्ट क्या बचा है, म्यूचुअल इंटरेस्ट रिलेशनशिप। म्यूचुअल इंटरेस्ट रिलेशनशिप में क्या है, देखो, देयर एग्जिस्ट बिटवीन टू एंटरप्राइज एनी रिलेशनशिप और म्यूचुअल इंटरेस्ट एज में भी प्रिस्क्राइब। अगर वो, अब एज में प्रिस्क्राइब मतलब क्या, अगर कोई रूल में प्रिस्क्राइब है, तो वो भी क्या मान जाएगी, म्यूचुअली इंटरेस्ट है दोनों के बीच में, कोई रिलेशनशिप है इंटरेस्टली, तो क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। और इसके लिए, और एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, रूल। ओके, ये रूल में डिफाइन होगा, रूल जो गवर्नमेंट रूल बनाती है, क्योंकि एक बार सेक्शन जो बना दिया वो बन चुका है, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट होता है या कुछ और भी होता है, तो उसमें किसके थ्रू आता है, रूल के थ्रू आता है। ओके, तो ये था एसोसिएट एंटरप्राइज। तो समझ में आ गया ना, कब दो एंटरप्राइज के बीच में प्यार होगा, जब फर्स्ट क्या था, अगर होल्डिंग कितनी है, 26% वोटिंग पावर की होल्डिंग है ना। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका।
डीम टू बी एंटरप्राइज का मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, इन्हीं को याद करना है, डीम टू बी एसोसिएट एंड एंटरप्राइज को। ऊपर वाले को इग्नोर कर दो, भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे याद रखना है। ओके, इसमें से 2 नंबर में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसलिए याद करना इसको जरूरी है। ओके, और क्या देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर वोटिंग पावर 26% और मोर होल्ड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो दैट इज नोन एज एसोसिएट एंटरप्राइज। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है एनी पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड 26% और मोर इन डिफरेंट टू एंटरप्राइजेस, और 2 एंटरप्राइज में 26% से ऊपर शेयर होल्डिंग कर रखी है, तो दोनों क्या डायरेक्टली दोनों डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एसोसिएट एंटरप्राइज, और दोनों क्या इनडायरेक्टली भी दोनों एक दूसरे से अगर ट्रांजेक्शन करती हैं कंपनी, तो उसे भी क्या मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और उसके बाद एडवांस ऑफ सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी, अगर कोई एडवांस लोन या कुछ गिवन है दिया है, वो कितने से ज्यादा होना चाहिए, 51% और मोर है, और किसका टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, दैट इज नोन एज एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और उसके बाद क्या था बोरोइंग, और बोरोइंग कितनी है देखो, 1 एंटरप्राइज की बोरोइंग 10% से ज्यादा है दूसरे एंटरप्राइज में। ओके, और वो टोटल बोरोइंग के 10% से ज्यादा होना चाहिए, तो उसे क्या मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। अब मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अदर एंटरप्राइज के क्या करती है, अगर अपॉइंट कर लेती है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर को क्या कर लेती है, हायर कर लेती है अपनी कंपनी में, तो दोनों कंपनी क्या मानी जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज, डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और उसके क्या अपॉइंटमेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर टू डिफरेंट एंटरप्राइज सेम पर्सन, और सेम पर्सन 2 डिफरेंट एंटरप्राइज के हाफ से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर को क्या कर लेती है, हायर करती है, अपॉइंट करती है, तो वो दोनों तो क्या है, वो दोनों तो एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी, लेकिन वो इनडायरेक्टली भी एक दूसरे से अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो भी क्या मानी जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज, डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और क्या अगर डिपेंडेंस है ऑन इंटेंजिबल, कोई इंटेंजिबल क्या है असेट्स होगी, क्या है नो हाउ कॉपीराइट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, दूसरी कंपनी के क्या है 100% डिपेंडेंस की वजह से, तो वो भी क्या मानी जाएगी बताओ एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। और डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल सप्लाई बाय अदर एंटरप्राइज, अगर एक एंटरप्राइज सप्लाई क्या करती है 90% ऑफ मटेरियल दूसरे एंटरप्राइज से प्राइस को दूसरी एंटरप्राइज को, तो दोनों क्या मान जाएंगी एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और डिपेंडेंस ऑन सेल, और सेल पर डिपेंड है, तो उसे भी क्या मानेंगे, एक एंटरप्राइज दूसरी कंपनी क्या है दूसरी एंटरप्राइज के सेल्स पे डिपेंड है, तो उसे भी क्या मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्राइस का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी कंट्रोल भी कर सकता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को। ओके, और कंट्रोल बाय कॉमन इंडिविजुअल। ओके, कॉमन इंडिविजुअल वेयर वन एंटरप्राइज कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल और अदर एंटरप्राइज इज ऑल्सो कंट्रोल बाय सच इंडिविजुअल इज रिलेटिव, और ज्वाइंटली और सच इंडिविजुअल इज रिलेटिव। मतलब अगर एक इंडिविजुअल कंपनी को क्या करता है कंट्रोल करता है, और दूसरी कंपनी को कौन करता है, उसका कोई खुद इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है या उसका रिलेटिव कोई कर रहा है मेंबर, तो उसे भी क्या मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। और इंडिविजुअल के केस में क्या है, उसके केस में एचयूएफ के केस में अगर एक एचयूएफ कंट्रोल करती है कंपनी को और दूसरी कंपनी कौन कर रहे हैं कंट्रोल, उस एचयूएफ का मेंबर और उस एचयूएफ का रिलेटिव, तो दोनों कंपनी क्या मानी जाएंगी एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएंगी। दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो क्या मानेंगे उसे एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और जितनी भी एसोसिएट एंटरप्राइज है उसी पर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल होगा, ये भी पता है, ये भी मैंने बताया था। ओके, अब इंटरेस्ट इन अ फर्म और एओपीएस और बीओआई, अब इसमें क्या है, अगर अदर एंटरप्राइज क्या करती है 10% ऑफ होल्ड करती है इंटरेस्ट 10% और मोर इन फर्म और एओआई और बीओआई में, तो क्या उसे भी मानेंगे एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, और म्यूचुअल इंटरेस्ट रिलेशनशिप, म्यूचुअल इंटरेस्ट रिलेशनशिप मीन किसमें अगर कोई एंटरप्राइज टू और क्या लिखा इसमें देयर एग्जिस्ट बिटवीन टू एंटरप्राइज एनी रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल इंटरेस्ट
एज में प्रिस्क्राइब, तो वो भी क्या मानी जाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, सो आज क्या था, थ्योरी का पोर्शन सारा कवर कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, आर्म लेंथ प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, सेक्शन 90C कवर करेंगे, 92C, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ओके, सो और आज जितना भी कवर किया इसे याद रखना है, क्योंकि इसमें से किस में आ सकता है बताओ, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि MCQ आ सकते हैं यहाँ से। ओके, सो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, आर्म लेंथ प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर सेक्शन 92C, how to calculate arm length price. There are many methods by which we can calculate arm's length price. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.